शुभ प्रभात बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और ठंडा से खुद को बचा कर रखे होंगे, रजाई के अंदर रहते होंगे और रहना भी चाहिए, ठंडा किसी को ना लगे क्योंकि आप लोगों का 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मतलब विद्युत धारा के कारण चुंबक उत्पन्न होना, ये कहलाता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब इसमें विद्युत धारा क्या होता है, चुंबक क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। चुंबक के गुण भी हम लोगों ने जान लिया है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया है। कुछ लोग कहते होंगे सर हम तो नहीं जाने हैं। नहीं जाने हैं तो इससे पहले के वीडियो को जाके अच्छे से देख लें। छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, यानी अगर कोई चुंबक छड़ नुमा है यानी रेक्टेंगुलर है तो या सिलेंड्रिकल है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से बनेंगे वो भी हम लोगों ने देख लिया है। द ग्रेट मैन, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑरस्टेड। हु वाज द ऑरस्टेड? ऑरस्टेड कौन थे, इन्होंने क्या कहा, ये भी हम लोगों ने जान लिया। ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। ऑरस्टेड ने कहा था कि अगर किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाह करती है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी अपने चारों ओर। किधर? अपने चारों ओर। ठीक है, तो ये भी पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप लोग इसे जरूर अच्छे से समझ लें। लेकिन ऑरस्टेड तो ये बता के चले गए कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी अगर किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र का दिशा उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद आए फ्लेमिंग बाबा। तो फ्लेमिंग बाबा ने क्या दिया? दाया हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी दाहिना हाथ का अंगूठा अगर विद्युत धारा के दिशा में रखते हैं तो बाकी चार जो फिंगर्स हैं, चार जो उंगलियां हैं, वो जैसे घूमेंगी वही होगा चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर। चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं वो हमेशा सर्कुलर होता है और उसका जो दिशा होगा वो इस तरीके से होगा, यानी इधर से घुसेगा और इधर से निकलेगा। जिधर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घुसती है वो होता है साउथ पोल और जिधर से निकलती हैं वो होता है नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव। तो अगर विद्युत धारा की दिशा इधर है तो इसके ऊपर होगा दक्षिणी ध्रुव और इसके नीचे होगा उत्तरी ध्रुव, और इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये ऑस्टेट ने कहा और दिशा के बारे में फ्लेमिंग ने बताया। ये भी हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब ये सीधे चालक और टेढ़े चालक क्या होते हैं? टेढ़े चालक मतलब चालक इधर उधर होगा और सीधे चालक मतलब चालक सीधा होगा। अब चालक कौन है? चालक कोई और नहीं है, कोई भी धातु हो सकता है, या तो तांबा हो सकता है, या तो एल्यूमिनियम हो सकता है, या तो लोहा हो सकता है। कोई भी धातु चालक होता है विद्युत धारा का। तो यहाँ है सीधे चालक, तो एक सीधा चालक ले लेते हैं, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाह कराते हैं। आई विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे वो इसके चारों तरफ सर्कुलर होंगे, इसके चारों तरफ सर्कुलर होंगे। विद्युत धारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे ये इसके चारों तरफ सर्कुलर होंगे और उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये है विद्युत धारा का दिशा। तो चारों उंगली को ऐसे घुमाएंगे तो यानी ऊपर से घुस रहा है और नीचे से निकल रहा है, यानी ऊपर में हो जाएगा जहां से घुस रहा है साउथ पोल और नीचे में जहां से निकल रहा हो जाएगा नॉर्थ पोल। इधर से घुस रहा है, नहीं, उल्टा बता दिया।
देखिए विद्युत धारा ऐसे है, विद्युत धारा एक्चुअली हमारा हाथ उल्टा हो जा रहा है, विद्युत धारा ऐसे है तो यहां से ये घुसेगा नीचे से और इसको टर्न करेंगे तब वो बाहर निकलेगा, यानी ये यहां से घुसेगा साउथ पोल से और नॉर्थ पोल से निकलेगा। ठीक है, और अगर विद्युत धारा का दिशा इधर है, ऊपर से घुसेगा मतलब ऊपर साउथ पोल होगा। ठीक है, और नीचे से अगर घुसता है तो अंगूठे थोड़ा सा हाथ को घुमाना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जिनका हाथ पैर गर्दन सब घूम जाता है गोल गोल, वो लोग अच्छे से कर पाएंगे, मेरे से नहीं हो पा रहा। ठीक है, चलिए, तो अगर कोई सीधे चालक है तो विद्युत धारा उससे प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। उसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अगर इसको हम दूसरे कलर से दर्शाएं तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा अगर इससे विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है तो। ऊपर में हो जाएगा नॉर्थ पोल जहां से निकल रहा है, लोग देख सकते हैं यहां से निकल रहा है और यहां से घुस रहा है, तो ये हो जाएगा नीचे साउथ पोल। ठीक है, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर पहला पॉइंट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है। हर बिंदु कहने का मतलब क्या है, जैसे ये बिंदु हो गया, इसके चारों तरफ संकेंद्रीय यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये विद्युत ये जो चुंबक होंगे, चुंबकीय क्षेत्र, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाया है, लेकिन एक्चुअल में ये 2 डायमेंशन में ऐसा हमें दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में सर्कल्स जो है वो ऐसा है। ये हमारा तार है तो यहाँ पे इस तरीके से हर बिंदु पे सर्कल्स बन रहे हैं। अगले बिंदु में फिर इस तरीके से बनेंगे अगले बिंदु में फिर इस तरीके से बनेंगे। तो ये सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या संकेंद्रीय वृत्त चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं। चालक के हर बिंदु पे यहां भी बनेंगे, ठीक है, यहां भी बनेंगे। तो हर बिंदु पे संकेंद्रीय वृत्त जो ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ठीक ना, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या द्विक सूचक से दी जा सकती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से दिया जा सकता है, हम लोगों ने ऊपर देखा है। विद्युत धारा की दिशा में दक्षिण हस्त दाहिना हाथ के अंगूठा को रखेंगे और बाकी 4 फिंगर्स को घुमाएंगे। जो दिशा ये फिंगर्स देगा वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। द्विक सूचक क्या है, द्विक सूचक एक मैग्नेटिक नीडल होता है, जैसे घड़ी होता है ना, उसी तरीके का। उसको अगर हम रखते हैं तो उसके जो सुई है वो साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है, मतलब दक्षिण और उत्तर दिशा में अलाइंड हो जाता है, वो अपने आप घूम जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं द्विक सूचक। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट होते हैं। अगर सीधे चालक है और इससे विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है तो इसके प्रत्येक बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे और बिंदु के जो सबसे करीब होंगे वो एकदम करीब होगा। यह है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ये भी दूर होता जाएगा। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। पास में जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, और जैसे जैसे दूर हम जाते हैं वैसे वैसे वो भी दूर होते जाते हैं। तो यहाँ पे धातु या चालक के पास में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं, ज्यादा हैं, घना है, और जैसे दूर जाते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं।
कम घने हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे उनका प्रभाव कम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक फनी एग्जाम्पल है, आप लोगों को बताते हैं। अगर कोई क्षेत्र है किसी भाई का, बोलते हैं भैया का क्षेत्र है, हम भैया का आदमी है, तो जहाँ भैया साहब का घर होता है वहाँ के आसपास में उनका प्रभाव बहुत ही प्रबल होता है। लोग उनके बारे में एक शब्द भी बोलने में कतराते हैं, और उनके आसपास में, घर के आसपास चमचों का संख्या भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही आप दूर चले जाओगे, जितना दूर जाते जाओगे, चमचों का संख्या भी कम होता जाएगा और वो भैया जी का प्रभाव भी वहां कम हो जाता है। बहुत दूर जाने पे उनके चमचे पिटाते भी हैं। अगर बोलते हैं भैया का आदमी है तो लोग पीट भी देते हैं, भैया का आदमी है तो पकड़ के लाओ इसको, और उसका अच्छे से स्वागत कर देते हैं। ठीक ना? वही नियम यहाँ भी है। अगर आप धातु के या चालक के पास में हो तो चुंबकीय क्षेत्र बहुत प्रबल होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पास पास होते हैं, और जैसे जैसे दूर जाते हो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होते हैं, और इसलिए चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। अब अगला पॉइंट है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र धारा की शक्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या से? बी से। और करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत धारा को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, या करंट बढ़ाएंगे तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। धारा की शक्ति यानी करंट को बढ़ाएंगे तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, अगर करंट को घटाएंगे तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अब दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र यानी बी, वो है व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में 1 लिखते हैं। चालक से दूरी, चालक से दूरी मान लेते हैं ये डिस्टेंस r, ये चालक है। यहाँ पे इस बिंदु पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए हैं हम लोग, ठीक ना? तो यहाँ से जितना दूर जाएंगे उतना, जितना ज्यादा दूर जाएंगे, इसको r मान लेते हैं, जितना ज्यादा दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कमजोर होगा। r बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, और r अगर घटेगा मतलब जितना कम दूरी पे रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, उतना मजबूत होगा, उतना प्रबल होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। एक बार फिर से बता देते हैं, करंट यानी करंट हम जितना, विद्युत धारा जितना बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ेगा, और चालक से हम जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना घटेगा। चालक के जितने नजदीक होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ेगा। ये ध्यान से सुन लेना है, बार बार सुन लेना है, समझ लेना है और दिमाग में बिठा लेना है। चलिए अब एक सर्किट डायग्राम है जिसको हम लोग जान लेते हैं। इस सर्किट डायग्राम में क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये आमीटर है, आमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। जैसे वेट मशीन का काम होता है हमारा वेट मशीन, वेट मेजर करना। तराजू का काम होता है वेट मेजर करना। फीता का काम होता है डिस्टेंस मेजर करना, लेंथ मेजर करना कितना मीटर है। वैसे ही आमीटर का काम होता है करंट मेजर करना कि यहाँ से कितना करंट पास हो रहा है। ये है हमारा सोर्स, पोटेंशियल सोर्स। सपोज यहाँ पे कुछ भी 220 वोल्ट जो हमारे घर में होता है वही मान लेते हैं, यहाँ पे 220 वोल्ट का पोटेंशियल सप्लाई दिया गया है। तो हम लोग ये जानते हैं कि करंट जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ फ्लो करता है। करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ सर्किट में फ्लो करता है, ठीक है? पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में फ्लो करता है।
और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव को ढकेलेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन जिधर से फ्लो करेगा उसके उल्टा करंट फ्लो करता है। यानी इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेगा तो करंट इधर से फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन फ्लो का ये होगा, करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये होगा। ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन है, तो ये करंट के फ्लो का डायरेक्शन होगा। ठीक है। और करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। ये ध्यान में रखना है। चलिए, अब करंट इधर से फ्लो कर रहा है, हम लोग ने जाना है ये जो सर्किट बनाए हैं ये धातु का तार है, यानी चालक है। ठीक ना। अब चालक के प्रत्येक बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। चालक के प्रत्येक बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर जनरेट होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ऑर्स्टेड बाबा ने कहा था, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। चालक के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, संकेंद्रीय वृत्त में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे हर एक बिंदु पे। लेकिन हम एक ही बिंदु पे दिखा रहे हैं, नहीं तो बहुत सारा हो जाएगा। तो ये तार है, ये तार के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। अब करंट का दिशा ये है, चालक में विद्युत धारा का दिशा ये है। तो ये अंगूठा रख लिए फ्लेमिंग के अनुसार, ये अंगूठा के चारों तरफ ऐसे हम लोग कर्ल करेंगे अपने फिंगर्स को। तो जब ऐसे कर्ल करेंगे तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन। तो हर एक बिंदु पे चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां से ये घुस रहा है, तो इस साइड हो जाएगा साउथ पोल और इस साइड हो जाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है। ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव और ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र चालक के चारों तरफ उत्पन्न हो जाएंगे। यह है सर्किट, और सर्किट में चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होते हैं हर एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट पे दिए हैं, ऐसा 1 करोड़ पॉइंट है, यानी 1 करोड़ इस तरह का बनेगा। अगर आप बना सकते हो 1 करोड़ तो बनाओ, शायद 2-4 साल तो कम से कम लगेंगे ही। ठीक है, नहीं तो एक ही बनाओ। चलिए आगे चलते हैं। ये स्विच है, ये स्विच ऑन होगा, उसका साइन है। अगला है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार विद्युत धारा, अभी हम लोग क्या देखे थे, सीधे चालक। अब हम लोग देखेंगे वृत्ताकार चालक। वृत्ताकार चालक, अगर चालक वृत्ताकार है यानी करंट जो है वो वृत्ताकार चालक में फ्लो हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। चलिए, ऊपर में हम लोग ने सीधे चालक के बारे में देखा था, करंट सीधे चालक से प्रवाह कर रही थी। अब हम लोग देखेंगे वृत्ताकार चालक से करंट प्रवाह कर रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा। सीधी सी बात है, पहले हम चोर थे तुम पुलिस, अब तुम पुलिस हो तो हम चोर, यही समझना है। पहले सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाह हो रही थी, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बन रहा था, वृत्ताकार। अब वृत्ताकार से विद्युत धारा प्रवाह करेगी तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, सीधा। इसमें भी डाउट है फिर से बता देते हैं। पहले सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाह कर रही थी, तो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था वृत्ताकार। अब वृत्ताकार से विद्युत धारा प्रवाह करेगी
तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा? सीधा। समझ गए? चलिए, नहीं समझे तो आगे समझ जाएंगे, अभी तो समझना ही है। विद्युत धारावाही अगर वृत्ताकार पास का है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेंगे? पहला चीज वही सेम चीज है, उसमें भी प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्त बन रहे थे, इसमें भी प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्त बनेंगे। यहाँ पे अगर करंट जा रहा है तो इसके चारों ओर संकेंद्रीय वृत्त बन जाएंगे, हर एक बिंदु पे संकेंद्रीय वृत्त बनेंगे। ठीक है, हर एक बिंदु पे संकेंद्रीय वृत्त बनेंगे। चुंबकीय क्षेत्र जो होंगे हमेशा संकेंद्रीय वृत्त में ही बनते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर इतना सारा संकेंद्रीय वृत्त बन रहा है तो वो सीधा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां से अगर हम हाफ कर दें तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन निकलेगा और बाकी आसपास के जो होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ओके, चलिए उसको देखेंगे आगे हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्त दर्शाया जाता है, ये तो हम लोग जानते हैं। कहीं भी चालक कहीं भी विद्युत धारा प्रवाह कर रहा हो तो हर एक पॉइंट पे जो चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे वो संकेंद्रीय वृत्त बनेंगे, ये हमें अच्छे से जान लेना है। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं, जो सीधे तार में था वही वृत्ताकार पाश में भी है। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है। जो मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये क्या है? एक वृत्ताकार, ये क्या है? एक वृत्ताकार। ये एक वृत्ताकार, यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ये इस डायरेक्शन में बनाया गया तो थोड़ा सा टिल्टेड है, इसलिए आपको ये लग रहा है कि ऐसे ओवल शेप में है, लेकिन ओवल नहीं है, ये वृत्ताकार है। अगर इसको आप टर्न कर दो तो इस तरह का दिखेगा। ठीक है, अब क्या है, इसमें इस तरीके का है, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ये वाला है, और ये वाला पॉइंट जो है वो ये पॉइंट है। अब करंट मान लेते हैं यहाँ से फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन से, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इधर साउथ होगा और इधर नॉर्थ होगा, यानी ये साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा। और यहाँ पे इधर से फ्लो हो रहा है, यानी ये साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो संकेंद्रीय वृत्त बनेंगे, इस साइड जो संकेंद्रीय वृत्त बनेंगे उनका जो डायरेक्शन होगा साउथ से इंटर कर रहा है, यानी इधर से घुस रहा है और इधर से निकल रहा है। और यहाँ पे जो संकेंद्रीय वृत्त बनेंगे, इस साइड जो संकेंद्रीय वृत्त बनेंगे उसमें इधर से घुसेगा, उसमें डायरेक्शन ये होगा, ये होगा, और इसमें जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, यानी इधर से जाएंगे और इधर से निकलेंगे, इधर से जाएंगे और इधर से निकलेंगे। ठीक ना? करंट, हाथ उल्टा करने से थोड़ा सा, ये करंट का फ्लो है, ये हमारा साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। इसमें इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, तो डायरेक्शन उल्टा होगा ना, यानी इसमें इधर से घूम रहा है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। फिर से एक बार बता देते हैं, ये हमारा वृत्ताकार शेप का धातु है जिससे करंट पास करा रहे हैं,
आई करंट इससे पास हो रहा है, फिर इधर से आई निकल रहा है। चूंकि करंट इधर जा रहा है तो यहां से घुसेगा, ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। यहाँ पे करंट नीचे है, यानी ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे हर एक बिंदु पे संकेंद्रीय वृत्त बनता है, वो हम लोगों ने जाना है। तो हम जानते हैं साउथ से इंटर करता है और नॉर्थ में निकलता है हर एक पॉइंट पे, यानी यहाँ भी संकेंद्रीय वृत्त होगा। यानी साउथ से इंटर करता है और नॉर्थ से निकलता है, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में इंटर करेगा। इसमें इधर से घूम रहा है और इसमें क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में इंटर करेगा। ठीक है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे साइड क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये है, यानी करंट यहाँ से जा रहा है, तो इसमें वृत्त चुंबकीय क्षेत्र जो वृत्ताकार बनेंगे उनका डायरेक्शन ऐसा होगा। जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो करंट का डायरेक्शन यहाँ था, उसमें इधर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज था, फिर यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसको अच्छे से समझना है। ये वाला चीज जो समझाएं इसको 2-3 बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि देखिए इधर चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, इधर चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और आधा में चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 इसका आदमी 4 इसका आदमी मारा गया, 2 इसका मारा गया, तो सब कैंसिल आउट कर गया। लास्ट में भाई अकेले बचा, तो ये हो जाएगा साउथ से नॉर्थ की तरफ स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा में चुंबकीय क्षेत्र। बाकी ये सब कैंसल। ठीक है, तो जब भी अगर चालक वृत्ताकार है तो चुंबकीय क्षेत्र सीधी रेखा में बनेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अगर चालक वृत्ताकार है तो। और अगर चालक सीधा है तो चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार बनेगा हर एक बिंदु पे। ये ध्यान में रखना है। तू चोर तो मैं पुलिस, मैं चोर तो तुम पुलिस। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र की प्रभावित करने वाले कारक। अब वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र के आसपास में कौन कौन से कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं, वो देख लेते हैं। चुंबकीय सेम चीज, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा पे डिपेंड करता है, पहले भी हम लोगों ने देखा है। इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो करंट पे डिपेंड करेगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो विद्युत धारा के प्रवाह पे डिपेंड करेगा। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके, डिस्टेंस के, यानी हम जितना दूर जाएंगे चालक से उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। इसमें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये भी घट जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये उस केस में भी वही था, इस केस में भी सेम ही है। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या। अगर ये जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि वृत्तानुमा वृत्ताकार अगर है तो ये जितना टर्न करेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। करंट हम लोग आई पास करा रहे हैं, लेकिन जो वायर है उसको 1 फेरा ना करके, 2 फेरा ना करके, 10 फेरा, 20 फेरा, 100 फेरा, जितना फेरा तार रहेगा उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी कहने का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कितना फेरा तार उसमें मोड़ा गया है। ठीक ना। हम लोग देखते होंगे कभी पंखा खुला होगा या कभी किसी मोटर खुला होगा तो उसमें देखे होंगे कि क्वाइल रहता है, क्वाइल में वाइंडिंग किया रहता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से वाइंडिंग किया रहता है। ठीक ना। तो जितना ज्यादा टर्न रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग बनता है। टर्न्स जितना ज्यादा रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग बनता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ गए। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट कितना हम लोग सप्लाई कर रहे हैं उस पर डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो धातु से या चालक से हम कितना दूर जा रहे हैं उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितने करीब रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड कितना नंबर ऑफ टर्न्स है धातु का उस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। ठीक है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र संयोजित होते हैं, मतलब जितना टर्न्स बढ़ाते जाएंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी उतना एड ऑन होता जाएगा, मतलब उतना उसमें जुड़ता जाएगा। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, मतलब जुड़ता जाता है। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं परिनालिका। ये तो एक नया शब्द आ गया, परिनालिका। परिनालिका, परिनालिका। स्प्रिंग आप लोग सब देखे होंगे, जो स्प्रिंग है वही परिनालिका है, इंग्लिश में उसको हेलिकल शेप्स बोलते हैं। तो अगर कोई हम चालक लेते हैं हेलिकल शेप में, ठीक ना, स्प्रिंग नुमा, और इससे करंट सप्लाई करते हैं आई, इससे करंट सप्लाई करते हैं आई, तो हम लोगों ने जाना है कि अगर सर्कुलर वायर से करंट पास कराएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रेट वायर मिलेगा। तू चोर तो मैं पुलिस, मैं चोर तो तू पुलिस, सेम चीज है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो स्ट्रेट वायर में मिलेगा। अब ये स्ट्रेट वायर है मतलब ये छड़नुमा चुंबक के जैसा काम करेगा, क्योंकि छड़नुमा चुंबक तो हमारा ऐसे ही था। अगर इसको थोड़ा सा मोटा कर दे तो ये छड़नुमा चुंबक के जैसा काम करेगा। ठीक है। अगर ये छड़नुमा चुंबक के जैसा काम कर रहा है तो इसके चुंबकीय क्षेत्र कैसे होंगे? तो चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र वो सर्कुलर होते हैं ना, नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में इंटर करते हैं। तो हमें पहले नॉर्थ पोल और साउथ पोल पता करना होगा। तो करंट का डायरेक्शन ये है ना, तो करंट ये है तो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। करंट अगर सपोज करंट का डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड का ये है, और अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला होगा ना। तो करंट का डायरेक्शन इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं। तो इधर से निकल रहे हैं, जिधर से निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिधर से निकलते हैं उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, और जहां पे आके विलीन होता है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बन जाएंगे जो यहाँ पे दर्शाया गया है। थोड़ा सा बड़ा हो गया, जगह नहीं है, इसको अगर हम चाहें तो छोटा कर सकते हैं थोड़ा, ठीक ना। टिंग 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। देखिए ये है परिनालिका, ठीक है। यहां से है मैग्नेटिक फील्ड जो छड़नुमा मैग्नेटिक फील्ड के जैसा काम करेगा। ये है करंट का डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी में हो जाएगा। अगर करंट का डायरेक्शन इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यानी इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो जिधर से निकलता है वो हो जाएगा नॉर्थ पोल, और जिधर विलीन होगा वो हो जाएगा साउथ पोल। और इसके चारों तरफ इस तरीके से बन जाएंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। खूबसूरत खूबसूरत मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, सुंदर सुंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स।
अच्छे अच्छे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो यहाँ से निकलेंगे, खुशी खुशी निकलेंगे और ये उम्मीद में रहेंगे कि हम यहाँ पे आके पहुंच जाएं हंसते खेलते और इधर से एंट्री मार लें। ठीक है, इस तरीके के बनते हैं और इसको क्या बोलते हैं, परिनालिका। अब परिनालिका का यूज क्या होता है? परिनालिका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली जो मैग्नेट हम बनाते हैं वो परिनालिका में रख के ही बनाते हैं। कैसे परिनालिका में रखेंगे? ये हमारा परिनालिका है सपोज, ठीक है, ये हमारा परिनालिका है। तो इसमें क्या करेंगे, सॉफ्ट आयरन मटेरियल रख देंगे। सॉफ्ट आयरन मतलब मुलायम लोहा, मतलब नर्म लोहा। हम लोग जानते होंगे मैग्नेट, अगर आप लोग देखे होंगे तो उसको थोड़ा सा अगर रब कर दे, कस के घींच दे तो उससे बुरादा बुरादा निकलने लगता है। मतलब वो बहुत हार्ड नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है। इसका मतलब यही है। तो अगर हम यहाँ पे रख दें सॉफ्ट आयरन, क्या रख दें, सॉफ्ट आयरन। अगर ये मान लीजिए आपको ये परिनालिका है, डिंग डिंग डिंग, दूसरा कलर का ले लेते हैं, ये है सॉफ्ट आयरन, यहाँ पे हम लोग रख दिए, ठीक ना। सॉफ्ट आयरन हम लोग यहाँ पे रख दिए। अब क्या है, यहाँ से करंट पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे ही कुछ दूसरे कलर ले लेते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा ये सॉफ्ट आयरन। तो बहुत समय तक मैग्नेटिक फील्ड में सॉफ्ट आयरन रहने की वजह से ये जो है परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से करंट पास कराएंगे तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और करंट बढ़ा देंगे तो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और करंट बढ़ा देंगे तो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में सॉफ्ट आयरन अगर रखा रहेगा तो ये खुद मैग्नेट बन जाएगा। तो परिनालिका का यूज होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। परिनालिका का यूज किस लिए होता है? परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। ऑब्वियसली ये परिनालिका है, इससे करंट पास हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और ये छड़ चुंबक के जैसा ही होगा। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। परिनालिका में हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पे जितना चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही, और यहाँ भी उतना ही होगा। अगर और ये समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक ना, ये समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, तभी हर जगह चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर, परिनालिका में क्षणनुमा चुंबकीय क्षेत्र होता है तो हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गमन करती हैं, ठीक ना। और अंदर में दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर ही रहेगा। जो पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही यहाँ भी ट्रू है। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऊपर बताया। किसी को अगर आपको चुंबक परमानेंट बनाना है तो क्या करेंगे, परिनालिका नुमा धातु का एक परिनालिका बनाएंगे, क्योंकि ये विद्युत धारा का चालक होता है। इसमें करंट पास कराएंगे और इसके बीच में एक आयरन का सॉफ्ट आयरन रख देंगे। जैसे करंट पास कराएंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये आयरन जो रखा हुआ है वो मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब मैग्नेट बन जाएगा, कोई भी मटेरियल रख देंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा, ठीक ना। ऐसा थोड़ी है कि सबको स्कूल में भेज देता है तो सब टॉपर, सब आईएएस बन जाता है।
कुछ लोग क्रिमिनल भी बनता है, तो इसीलिए सब मैग्नेट नहीं बनेगा। सॉफ्ट आयरन या कुछ और मटेरियल्स हैं जो इस प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करते हैं, वो बन जाएंगे परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विद्युत चुंबक एवं स्थायी चुंबक में अंतर। ये विद्युत चुंबक क्या होता है और स्थायी चुंबक क्या होता है। अब तक जितना भी हम लोग चुंबक के बारे में पढ़े ऊपर, जो विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, विद्युत धारा के कारण चुंबक बन रहा है, वो होता है विद्युत धारा के कारण चुंबक बन रहा है, वो होता है विद्युत चुंबक। स्थायी चुंबक मतलब वो हार्ड वाला चुंबक जो आप लोग खेलते हैं, जो खरीदते हैं, जिसको यूज करते हैं, वो हो गया स्थायी चुंबक। विद्युत धारा का चुंबक जो होता है वो अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है, क्योंकि आप जैसे ही यहाँ करंट प्रवाह बंद कर देंगे, इसके आसपास का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो खत्म, खल्लास। ठीक है, तो जब तक विद्युत धारा प्रवाह करेगा तब तक इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा, विद्युत धारा बंद, चुंबकीय क्षेत्र खल्लास। तो चलिए, विद्युत चुंबक क्या होता है। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से इसका जो चुंबक का प्रॉपर्टी है, चुंबकत्व, वो समाप्त हो सकता है। करंट यानी जो सप्लाई है उसको काट दो, प्लग को निकाल दो, करंट सप्लाई बंद, उसके आसपास में जो चुंबकीय क्षेत्र थे खत्म। लेकिन स्थायी चुंबक जो हमारे पास हार्ड चुंबक आता है, उसका चुंबक तो प्रॉपर्टी हम लोग खत्म आसानी से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं, वो आप लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन वो आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके लिए एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, उसको हीट करके किया जाता है। ठीक ना, एक मैडम क्यूरी थी, क्यूरी टेम्परेचर आता है जिसमें, ठीक ना, उनके नाम से हमें पढ़ना होगा बाद में। तो एक प्रोसेस है जिससे परमानेंट चुंबक, परमानेंट मैग्नेट का भी मैग्नेट उसको डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, यानी चुंबक तो शक्ति को खत्म किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसकी शक्ति बदली जा सकती है। ऑब्वियसली ये तार है, ये विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, इसके चारों तरफ चुंबक क्षेत्र बन गया, विद्युत धारा को और बढ़ा दिए तो चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ जाएगा, विद्युत धारा को और बढ़ा दिए तो चुंबकीय क्षेत्र और स्ट्रांग हो जाएगा, विद्युत धारा को घटा दिए तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इसकी शक्ति को बदली जा सकती है, बढ़ाई घटाई जा सकती है, क्योंकि हम विद्युत धारा को बढ़ा घटा सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। हम 1 एम्पियर करंट भेजेंगे, 2 एम्पियर भेजेंगे, 4 एम्पियर भेजेंगे, 10 एम्पियर भेजेंगे, ये हम पे डिपेंड करता है। आई एम द बॉस हु इज प्रोवाइडिंग द करंट इन द वायर। तो जितना हम करंट भेजेंगे उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना कम करंट भेजेंगे उतना कमजोर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट है उसका शक्ति निश्चित होता है। ठीक ना, वो मैग्नेट चेंज करना पड़ेगा, अगर शक्ति चेंज करना है तो आदमी को ही बदल देना होगा। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे आदमी बदलने की जरूरत नहीं है, रोबोट है। इसके में इसमें खाली शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ करंट बढ़ा देना है, बस एनर्जी बढ़ा देना है करंट से। ठीक ना, चलिए, ये रोबोट है, यानी विद्युत चुंबक जो है वो रोबोट का जैसा है, और परमानेंट मैग्नेट जो है वो इंसान का जैसा है। तो रोबोट का शक्ति हम बढ़ा घटा सकते हैं आसानी से, लेकिन इंसान मतलब आदमी का शक्ति आसानी से बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, दूध पिलाना पड़ेगा, और भी महीना 2 महीना 6 महीना, तब जाकर उसका शक्ति बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन इसका तुरंत बढ़ा घटा सकते हैं, रोबोट का मशीन है। ठीक है, चलिए, ध्रुवीयता बदली जा सकती है। ध्रुवीयता का मतलब क्या हो गया, अगर कोई चुंबक है तो उसके 2 ध्रुव होंगे, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव से निकलता है, दक्षिणी ध्रुव में घुसता है। तो इसका ध्रुव अगर बदलना है तो मान लेते हैं ये चालक है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट का दिशा है, तो ऊपर से घुस रहा है, यहाँ से घुस रहा है, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया।
ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। अब करंट का दिशा को बदल देते हैं हम लोग, ये करंट का दिशा बदल गया, तो यानी ये विद्युत धारा का दिशा हो गया। तो ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। तो करंट का दिशा बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, तार को निकालेंगे और उल्टा पलटा करके जोड़ देंगे, पॉजिटिव वाला को नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाला को पॉजिटिव की तरफ। तो विद्युत धारा का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो बदल जाएगा, तो ध्रुवीयता भी बदल जाएगी। ठीक है, जैसे ऊपर पहले नॉर्थ था, नीचे साउथ था, अब ऊपर साउथ हो गया, नीचे नॉर्थ हो गया, क्योंकि पहले विद्युत धारा का दिशा ये था, विद्युत धारा का दिशा उल्टा है। ठीक है, तो ये दिशा पे डिपेंड करता है। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट है वो उसका ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती है। ठीक है, चौथा, प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि इसका करंट पे डिपेंड करता है, इसका शक्ति कितना करंट हम सप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये कमजोर होते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि इसका फिक्स है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंद्रे मेरी एम्पियर, उन्होंने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक ना, तो उसी प्रकार चुंबक भी विद्युत धारावाही चालक पर जो चुंबकीय क्षेत्र, ये मान लीजिए करंट है, ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस चालक पे एक फोर्स लगाती है। वाह, मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ ये करंट के वजह से जनरेट हुआ, और ये मैग्नेटिक फील्ड अब इसी पे क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। ठीक ना, तो अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो क्या बोले कि चुंबक भी विद्युत धारावाही चालक पर समान परंतु विपरीत दिशा में बल आरोपित करती है। इसका मतलब क्या है, चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा, मतलब करंट का दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के दिशा के लंबवत। यानी अगर ये करंट का दिशा है तो इसके लंबवत यानी परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड का दिशा अगर होगा तो सबसे ज्यादा बल धातु पे लगेगा, चालक पे लगेगा। ठीक है, यही इन्होंने कहा, अगर ये दोनों फील्ड एक दूसरे के लंबवत हो, यानी एक फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तीन डायरेक्शन हो गया, एक करंट का डायरेक्शन, एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और तीसरा फोर्स का डायरेक्शन यानी बल का डायरेक्शन। तो अब हमको ये तीन डायरेक्शन जानना है, तो तीन डायरेक्शन जानने के लिए अब हमारे पास एक तीसरा नियम है। ये वो दाहिना था, दायां हाथ से फ्लेमिंग जो दिया था रूल वो दाहिने हाथ से दिए थे, यानी अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा विद्युत धारा के तरफ रहेगा, तो बाकी चार जो फिंगर्स हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ये वाम हस्त अंगुष्ठ नियम है, किसका, फ्लेमिंग का, वाम यानी बाया हस्त नियम। इसमें इन्होंने क्या कहा कि ये जैसे है, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, ये मिडिल फिंगर और ये फोर फिंगर और ये थंब। तो मिडिल फिंगर अगर करंट को दर्शा रहा है, मिडिल फिंगर अगर करंट यानी विद्युत धारा को दर्शा रहा है, ठीक ना, मिडिल फिंगर विद्युत धारा को दर्शा रहा है, तो ये फोर फिंगर जो होगा वो दर्शाएगा चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, बाहर में किधर होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है, ठीक ना, तो दूसरा
करेंट चुंबकीय क्षेत्र को, सॉरी, ये करंट को दर्शा रहा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, और इसके सामने जो होगा ये फोर्स को दर्शाएगा। यानी ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड। एक्स अगर करंट को दर्शा रहा है तो वाई मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा, और जेड एक्सिस फोर्स को दर्शाएगा। तो ये वाम हस्तअंगुष्ठ नियम है, इसको हमेशा बाएं हाथ से करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जिधर विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है उधर ये वाला उंगली को कर लेंगे, जिधर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है उधर इस उंगली को कर लेंगे। तो हमारा जो अंगूठा होगा वो फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। तो इसमें हमें यही कैलकुलेट करना पड़ता है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हमको चुंबक क्षेत्र का डायरेक्शन और विद्युत धारा का डायरेक्शन पता होना चाहिए, ये आपको पता रहेगा। ठीक है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है ऑब्वियसली। अगर ये विद्युत धारा का डायरेक्शन इधर था और विद्युत धारा का डायरेक्शन इधर कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इधर होगा और फोर्स का डायरेक्शन ऊपर होगा। ठीक है, तो जिधर विद्युत धारा का डायरेक्शन अगर बदलेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन भी बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन भी बदलेगा। अगर एक को बदलेंगे तो सब बदलेगा, क्योंकि ये तीनों दोस्त हैं, ये हमेशा साथ रहेंगे। ठीक ना, एक का अगर चेंज करेंगे तो दूसरा भी चेंज होगा, तीसरा को चेंज करेंगे तो पहला भी चेंज होगा। तो ये हमेशा इसी शेप में रहेगा, एक इधर तो दूसरा इधर तो तीसरा इधर। ठीक है, अब इस फिगर को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। इस फिगर में क्या है, सिंपल सा है, ये स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर ये रखा हुआ है। ठीक है, ये भी एक लोहे का बना हुआ है। ठीक ना, ये भी एक लोहे का स्टैंड है, ये इसका प्लेट है जिसके ऊपर ये है। अब ये एक रॉड है, ए और बी क्या है, रॉड है। ये एक धातु है, चालक है, और ये कंडक्टर है, तार से बंधा हुआ है। और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है, वही मान लेते हैं 220 वोल्ट जो हमारे घर में होता है। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ बड़ा होता है, नेगेटिव की तरफ छोटा होता है। ठीक ना, ये स्विच है जो ऑन है। तो ये तार से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट सप्लाई होगा, यानी करंट इधर से सप्लाई हो रहा है, घुमा घुमा के इधर करंट सप्लाई हो रहा है। इधर धातु है तो इसमें भी करंट सप्लाई होगा, आई। ठीक ना, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो करंट आई सप्लाई हो रहा है, इधर भी करंट आई है, इधर भी करंट आई है। तो ये करंट सप्लाई हो रहा है। ठीक ना, तो अगर करंट सप्लाई हो रहा है तो हर धातु के चालक के हर बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, कॉन्सेंट्रिक। ठीक ना, तो इसके वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ भी एक चुंबक रखा हुआ है, इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है। ठीक ना, तो इधर भी एक चुंबक रखा हुआ है। तो इस चुंबक के वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और एक ये धारा, विद्युत धारा जो प्रवाह कर रही है, इसके वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये दो चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय, इसके वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र पे बल लगाएगा, इंटरेक्ट करेगा, जिसके वजह से ये जो धातु है, ये जो चालक है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र के वजह से, ये इसके वजह से, इस चुंबक के वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उसके वजह से इस धातु पे बल महसूस होगा। बहुत कंफ्यूजन है भाई, नहीं समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके फिर से समझाते हैं। ठीक है, लेकिन समझाएंगे तो जरूर, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। चलिए सिंपल सा समझ लीजिए, आदमी आदमी से बात करता है, आदमी आदमी को समझता है, आदमी आदमी के भावना को समझता है, जानवर जानवर से बात करता है, जानवर जानवर को समझता है, जानवर जानवर की भावना को समझता है।
अगर कोई गाय कुछ ऐसे चबा रही है और ऐसे मुंडी हिला रही है और वहां पे कोई खड़ा होकर कह रहा देखो आज सुबह तूने कम दूध दी थी, शाम में दूध ज्यादा देना, नहीं तो सुबह का खाना नहीं देंगे, और गाय ऐसे ऐसे कर रही है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि गाय उसकी बात को समझ रही है। गाय अपने मस्ती में है और ये साहब अपने मस्ती में है, ठीक ना। वैसे ही इंटरेक्शन हमेशा सेम सेम का होता है, आदमी आदमी का होता है, जानवर जानवर का होता है, आदमी जानवर का इंटरेक्शन कभी नहीं होता है, वो एक दूसरे के भाषा को कभी नहीं समझते हैं। उसी प्रकार ये परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट, जो हम लोग खेलते हैं वाला मैग्नेट। तो इसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, वो हो गया एक मैग्नेटिक फील्ड B1 मान लेते हैं। अब ये धातु है, धातु से करंट सप्लाई हो रहा है, तो इसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसको मान लेते हैं B2। अब दो मैग्नेटिक फील्ड है तो दोनों इंटरेक्ट करेगा। अब इंटरेक्ट करेगा तो ये जो धातु है, ये जो चालक है, ये एक फोर्स महसूस करता है। मतलब जब इंटरेक्शन होता है, जैसे जब हवा बहता है और हम आगे जाते हैं तो दोनों वेलोसिटी, हवा का वेलोसिटी और मेरा वेलोसिटी इंटरेक्ट करता है, तो हम एक बल महसूस करते हैं हवा का अपने ऊपर, या अगर मेरा ज्यादा ताकत है तो वो हवा के ऊपर एक बल महसूस होता है। तो वैसे ही एक बल महसूस होगा जब भी दोनों फील्ड एक दूसरे से टकराएगा, जब दो भाई कहीं जाके लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, गैंग वार होता है, ठीक ना, तो क्या होता है, बल महसूस होता है, जो ताकतवर होता है वो दूसरे पे प्रभाव छोड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली, तो ये जो छड़ है, ये जो रॉड है, ये जो चालक है, ये एक बल महसूस करता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक बल महसूस किया, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक बल महसूस किया। लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के चुंबकीय क्षेत्र से इंटरेक्ट किया, जिसके कारण ये बल महसूस किया है। फिर से बोलते हैं, ये परमानेंट चुंबक जो है, इस चुंबक के कारण इसके चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र इस चालक के चुंबकीय क्षेत्र दोनों इंटरेक्ट हुए, जिसके कारण ये चालक बल महसूस किया, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, करंट सप्लाई हो रहा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र अपने चारों तरफ जनरेट करेगा, और यहाँ भी चुंबकीय है, चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण भी है, दोनों चुंबकीय क्षेत्र इंटरेक्ट करेगा तो चालक के ऊपर एक बल महसूस होगा। अब यहाँ पे है कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अगर फोर्स है तो फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये हो गया आपका विद्युत धारा का डायरेक्शन, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन, और ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। सिंपल सा, ठीक है। चले, तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यही है, ठीक ना। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये विद्युत धारा का, ये चुंबकीय क्षेत्र का, और अंगूठा जो होगा वो बल को दर्शाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अक्सर हमारे घर में कोई बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर कहता है इनका MRI कराना होगा, वही MRI है जिसको हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। आज कुछ ज़्यादा हो गया, थैंक यू सो मच।